स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट EAFM पेपर फर्स्ट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया में आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में औद्योगिक विकास। भारत में औद्योगिक विकास को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास, दूसरा है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। सबसे पहले भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों में हम औद्योगिक इकाइयों को शामिल करते हैं, जिसमें स्थायी पूंजी निवेश 70 लाख रुपए से अधिक है और जिनमें बड़े पैमाने का उत्पादन होता है। कई बार लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ये तो भारत में कई बड़े पैमाने के उद्योग हैं, किंतु यहाँ हम केवल 5 उद्योग ही के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहला है लोहा एवं इस्पात उद्योग, दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है सूती एवं सिंथेटिक वस्त्र उद्योग, चौथा है जूट उद्योग और पांचवा है चीनी उद्योग। सबसे पहले हम लेते हैं लोहा एवं इस्पात उद्योग, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इम्पोर्टेंस के आधार पर देखें तो आज के आधुनिक युग में लोहा इस्पात का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मॉडर्न इकोनॉमी में औद्योगिकरण का आधार ही कृषि, आवास एवं परिवहन व्यवस्थाओं के विकास ही आधारशिला है। लोहा इस्पात उद्योग में भी मशीनों, औजारों, परिवहन का भारी सामान, पुलों और जो भवन के निर्माण किए जाते हैं उसमें लोहा इस्पात का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल तो लोहा इस्पात संपूर्ण आर्थिक जीवन की आधारशिला बनती जा रही है। अगर हम बात करें इसके अतीत में जाएं हम लोहा इस्पात के उद्योग की, तो ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में दिल्ली में जो बना है अशोक का लोहा स्तंभ अभी भी विश्व के वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। अगर हम वाडिया एंड मर्चेंट के अनुसार 4वीं और 5वीं शताब्दी में भी भारत के लोहे की जो सुंदर एवं टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन होता था और ये वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में विदेशों को निर्यात की जाती थी। अगर हम आधुनिक युग में लोहा इस्पात उद्योग का शुभारंभ 1830 से भारत में सर्वप्रथम 1830 में मद्रास में श्री हेत द्वारा स्थापित किया गया, किंतु सफल न हो सका। उसके बाद में 1857 में आसनसोल में बंगाल आयरन कंपनी और 1874 में बिहार में बराकार आयरन वर्कर्स, 1875 में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी आदि लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। अगर हम लोहा इस्पात की सक्सेसफुल की बात करें, हम सफलतापूर्वक प्रयास की बात करें, तो भारतीय उद्योगपति श्री जमशेदजी नसरवानजी टाटा यानी जमशेद टाटा आयरन कंपनी, जो 1907 में सिंहभूम जिले में जमशेदपुर नामक स्थान पर टाटा आयरन स्टील कंपनी अथवा टिस्को की स्थापना की गई, जिसमें 1911 में कच्चा लोहा तथा 1913 में इस्पात का शुभारंभ प्रारंभ किया गया। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, लोहा इस्पात उद्योग के लिए ये वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। 1918 में इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी यानी इसको और 1923 में मैसूर सरकार के भद्रावती में मैसूर आयरन कंपनी यानी स्टील वर्कर्स यानी मिस्को की स्थापना की गई। 1915 में लोहे का उत्पादन की हम बात करें तो 1.62 लाख टन था, तो 16-17 में बढ़कर 2.32 लाख टन हो गया। अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाओं में लोहा इस्पात उद्योग का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग प्लान्स की अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो पहली आई थी हमारी 1951-56, इस योजना में सभी चालू कारखानों को आधुनिकीकरण विस्तार पर 63 करोड़ व्यय किए गए। इसमें हम टिस्को पे 34 करोड़, इसको पर 15 करोड़ और मिस्को पर 14 करोड़ खर्च किया गया। 1953 में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 लोहा इस्पात कारखाने जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्थापित करने के उद्देश्य से विदेशी कंपनियों के साथ समझौते किए गए। 1953 में हिंदुस्तान स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। अगर 1955-56 में कच्चे लोहे का उत्पादन जो 19 लाख टन था और इस्पात का उत्पादन 13 लाख टन हो गया। अगर हम
सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से 1961, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 3 लोहा इस्पात उद्योग कारखाने स्थापित किए गए, जो दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में है, भिलाई मध्य प्रदेश में और राउरकेला उड़ीसा में, क्रमशः ब्रिटेन, रूस और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से सीमित किए गए। प्रत्येक की क्षमता 10-10 लाख टन थी और 1960-61 में तीनों इकाइयाँ केवल 6 लाख टन का उत्पादन कर सकी। अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, यानी वार्षिक योजना आई हमारी तृतीय योजना 1961 से 66, फिर जो वार्षिक योजना है 66 से 69, एक ईयर की, उसमें हमारा 1968 से 69 में इस्पात पिंडों का जो उत्पादन था वो 64 लाख टन था। अगर हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1969 से 1974, तो इसमें इस्पात के उद्योग में जो विकास हुआ उसमें 134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और बोकारो कारखाने के द्वितीय चरण को पूरा करने और उत्पादन क्षमता 1 करोड़ टन करने का अनुमानित रखा गया। अगर हम तमिलनाडु के सेलम, कर्नाटक के हॉस्पेट और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित करने का कार्य शुरू हुआ। 1972 में इसको भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और कारखाने में उत्पादन क्षमता 50 से 60% उपयोग में करने का लक्ष्य रखा गया। 1972 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की भी स्थापना की गई। इसी प्रकार हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1974 से 1978, तो इस 5 वर्षों में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए 2237 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान रखा गया, जिसमें भिलाई कारखाने की क्षमता 40 टन, बोकारो की क्षमता 47.5 लाख टन और दुर्गापुर एवं मिस्को की उत्पादन क्षमता बढ़ाने एलो स्टील व इस विशेष इस्पात उत्पादन के लिए सेलम स्टील कारखाने की स्थापना की गई। उसके बाद में 2 वार्षिक योजनाएं आई हमारी 1978 से 1980 और उसके बाद में आई हमारी छठी योजना 1980 से 1985। इसमें कोकिंग कोल, विद्युत शक्ति एवं अच्छे कच्चे माल के अभाव में कुशलता की कमी से लक्ष्य प्राप्ति करने में बाधा रही। अगर हम प्रेजेंट में आयरन स्टील्स की बात करें तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग के 11 प्रमुख कारखाने हैं, जिसमें पहला है टाटा आयरन स्टील यानी टिस्को, जमशेदपुर में है, निजी क्षेत्र में है। अगर इंडियन ऑयल एंड स्टील यानी इसको की बात करें जो हीरापुरा में है, भिलाई स्टील संयंत्र भिलाई में है, दुर्गापुरा स्टील संयंत्र दुर्गापुर में है, राउरकेला स्टील संयंत्र राउरकेला में है, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है, सेलम स्टील संयंत्र सेलम यानी तमिलनाडु में है, वेस्वेरिया आयरन एंड स्टील कंपनी यानी मिस्को भद्रावती में है, विजयनगर स्टील प्लांट विजयनगर कर्नाटक में है और पारादीप स्टील प्लांट पारादीप में स्थापित है, जो अपना लोहा इस्पात के उत्पादन में निरंतर कार्य करे जा रहे हैं। अगर हम भारत में लोहे के आयात और इस्पात के आयात निर्यात की बात करें, पहले हम लेते हैं आयात 1970-71 में 147 करोड़ था, जो 1980-81 में बढ़कर 858 करोड़ हो गया। 90-91 में 2113 करोड़ हो गया, जो 1997 तक बढ़कर 6866 करोड़ और 2016-17 में ये 75,278 करोड़ रुपए हो गया। अगर हम निर्यात की बात करें, जो 1970-71 में निर्यात 67 करोड़ था, वो घटकर 1980-81 में 11.6 करोड़ रह गया। अगर 1996-97 की बात करें तो जो हमारे देश का जो निर्यात था लोहा और इस्पात का वो 2231 करोड़ हो गया और 2016-17 में अगर हम इस्पात के और लोहे के निर्यात की बात करें तो वो है 25,150 करोड़। ये सब जो स्टैटिकल आंकड़े हैं वो हमने इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के आधार पर लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ आयरन स्टील एंड सजेशन ऑफ रिमेंडेस, यानी लोहा इस्पात उद्योग की समस्याएं और उसके समाधान में। तो इसकी समस्याएं जो थी, सबसे पहले थी कोकिंग कोयले का अभाव, दूसरी समस्या थी घाटे की समस्या, ये कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थी। तीसरी जो समस्या थी वो थी तकनीकी विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी। पांचवी समस्या थी परिवहन संबंधी समस्या, क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल, खनिज लोहा, जो कोयला, चूना, मैग्नीज आदि की ढुलाई के लिए परिवहन के जो साधन थे
उनकी पर्याप्त कमी के कारण। फिर अगली जो समस्या थी वो थी बढ़ती लागतें और ऊंची कीमतों की समस्या और क्षमता से अपूर्ण उपयोग की समस्या। अगर हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिक विवादों और हड़तालों की भी समस्या बराबर बनी रही, जिसके कारण पूंजी का अभाव, निजी क्षेत्र में क्षमता से परे होने के कारण भी भारत सरकार ने उनका दायित्व अपने ऊपर ले लिया। आधुनिकीकरण की समस्या 1991 में हम अगर बात करें टिस्को की, उसके विकास के करोड़ 648 करोड़ स्वीकृत किए गए। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग देश का आधारभूत उद्योग ही नहीं है वरन आर्थिक प्रगति का भी परिचायक है। आधुनिक युग में सीमेंट के बिना किसी भी बड़े कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम निर्माण क्षेत्र में बात करें तो सीमेंट अति आवश्यक है, इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके महत्व की हम बातें करें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर सीमेंट उद्योग के महत्व को हम समझ सकते हैं। पहला, ये हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका बेस है, उसका आधार है, क्योंकि सभी निर्माण कार्य सीमेंट से ही किए जाते हैं। दूसरा है खनिज संपदा का उपयोग, यानी कि सीमेंट उत्पादन में चूने के पत्थर, जिप्सम, कोयला आदि खनिजों का उपयोग होता है। और यानी कहने का तात्पर्य है खनिज संपदा का विदोहन ही सबसे बड़ा आर्थिक विकास का मार्ग है, जिससे लोगों को आय और रोजगार बढ़ता है। तीसरा है रोजगार का स्रोत। एक और सीमेंट लगभग 135,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। यातायात का विकास, क्योंकि सड़कों, पुलों, हवाई पट्टियों, बंदरगाह, रेलों, गोदामों आदि सभी में सीमेंट का व्यापक प्रयोग किया जाता है। आवास व्यवस्था, देश के लोगों के लिए मकानों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की समस्या का समाधान सीमेंट उद्योग पर ही निर्भर है। अगर हम बात करें औद्योगिकरण की तो बिना सीमेंट के औद्योगिकरण संभव नहीं है। अगर हम सिंचाई और विद्युत साधनों के विकास की बात करें तो बड़े बड़े सिंचाई बांधों, नहरों, विद्युत घरों एवं बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके लिए सीमेंट अनिवार्य एवं आवश्यक है। विदेशी मुद्रा के अर्जन की हम बात करें तो सीमेंट विदेशों में निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट उद्योग हमारे आधारभूत उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज और उसके लिए कौन कौन से सजेशन है। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या सीमेंट उद्योग के लिए कोयला तथा विद्युत शक्ति का अभाव। दूसरी समस्या है उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग की समस्या। तीसरी है पूंजी की समस्या और चौथी है मूल्य नियंत्रण की समस्या और यातायात की समस्या। पांचवी समस्या है सीमेंट की मांग और पूर्ति में असंतुलन की समस्या, क्योंकि ये निरंतर घटती बढ़ती रहती है। ऊंची उत्पादन लागतों की समस्या भी लगातार बनी रहती है और पैकिंग की समस्या और है हड़ताल और श्रमिक विवाद। अब हम बात करते हैं तीसरा जो बड़े पैमाने के उद्योगों में आता है, वो है सूती एवं सिंथेटिक वस्त्र उद्योग। भारत में वस्त्र उद्योग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उनको तन ढकने के लिए कपड़ा अनिवार्य एवं आवश्यक है। कपड़ा उद्योग में 450 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है, जो 2024-25 के अंत तक ये 800 लाख यानी 800 लाख पहुंचने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष रोजगार लगभग 200 लाख है और निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन में इस उद्योग की भाग की बात करें तो 14% है, जबकि निर्यात में 15% भाग है। अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में आधुनिक सूती वस्त्र की शुरुआत हुई वो 1818 में कोलकाता के निकट प्रथम सूती मिल की स्थापना से है। फिर 1854 में पारसी उद्योगपति श्री डाबर के बॉम्बे स्पिनिंग एंड विपिंग मिल की स्थापना की गई। इसके बाद मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास तथा नागपुर आदि ऐसे स्थान हैं जहां तीव्र गति से इन उद्योगों का विकास हुआ है। जहां 1860 में देश में जहां नागपुर आदि स्थानों पर उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सूती एवं सिंथेटिक वस्त्र उद्योग की प्रगति की तो देश आज़ाद हुआ 1947 में और भारत पाक विभाजन हुआ। उसके बाद 380 सूती मिलें भारत में ही रही, किंतु कपास उत्पादक का 40% जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया और उद्योगों के सामने कपास का संकट उत्पन्न हो गया, जो विकास में बाधा बनी। फिर भी 1947 में
सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन लगभग 60 करोड़ किलोग्राम तथा कपड़े का उत्पादन 315 करोड़ मीटर था। अब अगर योजनाबद्ध तरीके से हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना में सूती वस्त्र मिलों की संख्या जो 442 थी और उनका उत्पादन 467 करोड़ मीटर था, जो कि बढ़कर 1956-61 में जो मिलों की संख्या थी वो 479 हो गई और कपड़े का उत्पादन था वो बढ़कर 470 करोड़ मीटर तक पहुंच गया। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो 2016-17 जो मिलों का जो क्षेत्र था वो 226.4 और विकेंद्रीकृत क्षेत्रों की बात करें तो वो 6163 और कुल योग जो हो जाता है वो हो जाता है 6389, यानी मील क्षेत्र का भाग 3.75% और विकेंद्रीय क्षेत्र का भाग 96.5%। इसके बाद में आता है जूट उद्योग। जूट उद्योग की जो आवश्यकता है, भारत में जूट उद्योग का जो रोजगार, निर्यात, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्व है। यह भारत का एक संगठित और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला महत्वपूर्ण उद्योग है। 1947 में विभाजन से पूर्व भारत जूट उद्योग को विश्व में एकाधिकार प्राप्त था, किंतु विभाजन के कारण जो जूट उत्पादन करने वाला 72% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और जूट उद्योग की लगभग सभी मिलें भारत में रही। जूट उद्योग में जूट के बोरे, टाट, कालीन, दरिया, वाटरप्रूफ कवर, रंग बिरंगे जो फर्श होते हैं, पर्दे होते हैं, सोफे, मिश्रित वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व कच्चे जूट का उत्पादन था वो था 34 लाख घाटे, जो 2016-17 में बढ़कर ये हो गई 106 लाख गांठें। अगर हम जूट निर्माण की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना से पूर्व ये 8.4 लाख टन था, जो बढ़कर 2016-17 में 14 लाख टन हो गया। अगर हम जूट का जो निर्मित माल है उसका निर्यात की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना से पूर्व निर्यात था 6.5 लाख टन और 2016-17 में बात करें तो यानी घटकर 0.50 यानी 1% से भी आधा प्रतिशत रह गया घटकर। अगर हम बात करें प्रेजेंट पोजीशन ऑफ जूट इंडस्ट्रीज की तो भारत में अब जूट के 73 कारखाने हैं, जिनमें से 58 कारखाने पश्चिम बंगाल में, 5 आंध्र प्रदेश में, 4 बिहार में, 3 उत्तर प्रदेश में और 1 मध्य प्रदेश में और 1 आसाम और 1 उड़ीसा में। और उद्योगों में लगभग 300 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। जूट उद्योग में 3 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं 40 लाख श्रमिकों को जूट का उत्पादन करने में रोजगार मिला हुआ है और सभी जूट मिलों की उत्पादन क्षमता 18 लाख टन है। अगर हम भारत में जूट उद्योग की समस्याओं की अगर बात करें तो पहली समस्या है कच्चे जूट का अभाव, यानी कि जो कच्चा माल है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है बढ़ती प्रतिस्पर्धा की समस्या, क्योंकि भारत में जूट के जो सामान है विदेशी बाजार जो बांग्लादेश है, थाईलैंड है, घाना है, इंडोनेशिया, उन्हें जूट में बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। अगर हम बात करें लागतें, ऊंची लागतें और घटते लाभ की समस्या की बात करें, देश में जो पुरानी जूट मशीनें हैं, मुद्रास्फीति है, कच्चा माल है और श्रम की जो बढ़ती लागतें हैं के कारण ऊंची लागतें हो रही है और प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तीसरे यातायात की समस्या। चौथी समस्या है कोयला एवं विद्युत शक्ति की समस्या, पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पाती। और पूरी क्षमता, उत्पादन क्षमता के उपयोग की समस्या, पूरी तरह से उत्पादन नहीं कर पा रहा। अनुसंधान का अभाव, नई टेक्निक्स का उपयोग नहीं करने की समस्या प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। फिर है 5वां बड़े पैमाने का उद्योग, वो है चीनी उद्योग यानी इंडस्ट्री उद्योग। चीनी उद्योग, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।